क्या बंगाल में आग लगाने के लिए बांग्लादेशी आतंकियों ने साजिशें रची थी? इसकी पूरी डिटेल आज आपके सामने होने जा रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खबर, जिन्होंने वक्फ के अतिक्रमण के खिलाफ जो प्रण लिया, आज उसका असर कहां दिखा और क्या असर दिखा बताऊंगा आपको। फिर दिखाऊंगा आपको अलीगढ़ से बरेली तक मजहबी हंगामा कैसे हुआ और बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के नफरती चैप्टर में कितने कट्टर कैरेक्टर हैं। तो दिखाऊंगा आपको रेल की पटरी पर राम के नाम के साथ कैसे साजिश को नाकाम कर दिया गया। राजनीति की अगली खबर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की है, जिनका कल बर्थडे है, लेकिन क्या जन्मदिन पर उनकी मुसीबत बढ़ने वाली। और आखिरी सेगमेंट में दिखाऊंगा आपको मेरठ की एक और कातिल मुस्कान। ये सारी खबरें सामने होंगी, लेकिन शुरुआत आज की लीड स्टोरी के साथ। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपको लगातार दिखाई आप, लेकिन मुर्शिदाबाद में आग सिर्फ बंगाल से नहीं बल्कि बांग्लादेश से भड़काई गई। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सामने आया कि बंगाल में हुई हालिया दंगों की पूरी स्क्रिप्ट बंगाल के अंदर नहीं बल्कि ढाका में लिखी गई थी। जी न्यूज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य उजागर किए वो चौंकाने वाले हैं और सीधा सीधा बंगाल सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। बंगाल हिंसा पर सबसे विस्फोटक खुलासा। बीस बांग्लादेशी आतंकियों ने बंगाल सुलगाया। खूंखार आतंकी संगठन बंगाल में कैसे घुसे? बंगाल में जो हुआ वो अचानक भड़की हिंसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड आतंकी अटैक था। और ये दावा इसलिए क्योंकि बंगाल दंगों पर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो राज सामने आए, मुर्शिदाबाद में फैली आग उन हाथों से लगाई गई जो बांग्लादेश से आए थे, बुरके में थे और मंशा थी पश्चिम बंगाल में आतंक फैलाने की। सूत्रों से खुलासा ये कि 20 बांग्लादेशी आतंकी बुर्का पहनकर भारत में घुसे। बंगाल में आतंकी ऑपरेशन 3 ग्रुप में बांटा गया। आतंकी मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, सूती और धुलियान में एक्टिव थे। इन बांग्लादेशी आतंकियों के जरा नाम सुनिए। इनके नाम है रिपन, ज्वेल, इकरामुल, मिजान। ये वो चेहरे जिनके इशारे पर मुर्शिदाबाद की सड़कों पर आग बरसी। जी न्यूज के पास मौजूद इनपुट के मुताबिक इन आतंकियों ने सबसे पहले स्थानीय मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश किया, उन्हें धार्मिक भावनाओं के नाम पर भड़काया और उसके बाद हिंदू घरों को निशाना बनाया। बंगाल में बांग्लादेश के पैटर्न पर हिंसा हुई। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, हिंदुओं की हत्या की गई और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। यही सब कुछ महीने पहले बांग्लादेश में हो रहा था। इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाऊंगा। मुर्शिदाबाद की हिंसा एक आतंकी प्लान थी। इसका पूरा ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। बांग्लादेश में आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, बुर्का पहनाकर भेजा गया। तोड़फोड़ नहीं बल्कि टारगेटेड मर्डर का प्लान किया गया। खबर यह कि आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन और अंसारुल बांग्ला टीम इस हमले के पीछे है। वो संगठन जिनका इतिहास भारत विरोधी गतिविधियों से भरा है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि बांग्लादेशी आतंकियों को बंगाल में एक सियासी दल का संरक्षण मिला, लोकल सपोर्ट मिला और फिर हिंसा की। अब सवाल यह कि बांग्लादेशी आतंकी भारत में कैसे घुसे।
क्या आतंकियों को राजनीतिक संरक्षण मिला और बंगाल की इस हिंसा का असली मास्टरमाइंड कौन है? मुर्शिदाबाद में दंगे से पहले नकाबपोश आए, हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया, पत्थर और पेट्रोल बम बरसाए और इसका सबूत है वहां मौजूद लोगों के बयान और वहां लगी सीसीटीवी फुटेज। दरअसल बंगाल का मुर्शिदाबाद और मालदा वो जिला जो बांग्लादेश की सीमा से सटा है। यहां से घुसपैठ, नकली नोट और रोहिंग्या नेटवर्क की खबरें आती, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया और अब मामला आतंकी कनेक्शन तक पहुंचा। बंगाल में अभी जो चल रहा है उसमें साफ तौर पे ये जाहिर है कि आतंकी संगठनों को कहीं किसी तरह से यहाँ पे फीडबैक दिया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, उनको ये सीधा का सीधा जो एक्शन है वो करने के लिए किसी ने मोटिवेट किया है। और इसी के चलते बंगाल में इस तरह का हालत अब बन चुका है कि यहाँ पे कट्टरपंथी संगठन अब सीधा वार नहीं कर रहे हैं, वो वार कर रहे हैं घुमाकर पीठ पीछे। और इसी तरह से बंगाल में अभी बिल्कुल फसाद का माहौल बना हुआ है। तो सवाल ये कि बंगाल को तोड़ने की साजिश कैसे रची जा रही है? क्या बंगाल की सरकार सो रही है? बंगाल में सरेआम आतंक के बीज कैसे बोए जा रहे हैं? इनको संरक्षण कौन दे रहा है? और इन सब सवालों का जवाब ममता सरकार को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो सनसनीखेज रिपोर्ट जिससे बंगाल की साजिश को डिकोड किया गया। बंगाल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, बहुत ज्यादा बड़ा। साजिश ऐसी कि जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाए, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि बंगाल में जो बांग्लादेशी आतंकी आए उनका पुलिस वालों को जिंदा जलाने का प्लान था। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट करके पुलिस वालों को जिंदा जलाना चाहते थे। रेलवे स्टेशन से लेकर थाना, जो कुछ सामने आता उन सबको जलाने की साजिश थी। बांग्लादेशी आतंकियों ने इसके लिए बाकायदा ब्लूप्रिंट बनाया था और नकाबपोश आतंकी थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी और उसी ट्रेनिंग के बाद वो बंगाल में ये सब कुछ करने वाले थे। और बांग्लादेशी आतंकी लगातार इन ट्रेनिंग वाले आतंकियों को उकसा रहे थे। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे मदद लेने की जानकारी भी सामने मिल रही है। ये सब सूत्रों से जानकारी सामने, और ये जानकारी से जो साजिश सामने आई अगर वो हो जाती तो बंगाल की तस्वीरें और विभत्स होती। लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग। सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला और इशारों ही इशारों में राष्ट्र तोड़क की संज्ञा दी। राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। लेकिन बंगाल में चाहे जितनी हिंसा हो रही थी, बंगाल में चाहे जितने हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया, ममता बनर्जी का एकमात्र ध्येय था तुष्टीकरण। जिस वक्त बंगाल को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जिस वक्त बंगाल के लोगों को सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है, जिस वक्त उपद्रवियों पर एक्शन होने की जरूरत है, उसी वक्त ममता बनर्जी तुष्टीकरण में उलझी रही। और इसलिए अब मांग उठ रही है कि बंगाल के अंदर योगी मॉडल आना चाहिए। ममता बनर्जी हमेशा हत्या की राजनीति करती है। हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान सनातन धर्म का है। ममता बनर्जी अपना संतुलन खो बैठी है। मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है।
ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, वही पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी की सरकार जो तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बन चुका है। आप हिंदू है, आप सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का डेट में जोगी जीत का लेफ्ट हैंड का ये उंगली का भी वो पात्र नहीं है। बंगाल की सड़कों पर आग है, हिंदुओं के घर जल रहे हैं, महिलाएं खौफ में हैं, पानी में जहर मिलाया जा रहा है। लेकिन मौलानाओं से मिलने वाली ममता, बीजेपी पर अटैक करने वाली ममता, योगी पर निशाना साधने वाली ममता के पास इन तस्वीरों को देखने का वक्त नहीं। और इसलिए बंगाल में मांग है कि योगी को बंगाल लाया जाए और इसी मांग से ममता बौखलाई और योगी को भोगी कह डाले। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। ये सिर्फ उस घबराहट की निशानी है जो ममता के अंदर बैठ चुकी है, क्योंकि ममता को पता है कि योगी अगर बंगाल में आए तो सबसे पहले किला ढहेगा तुष्टीकरण का। सत्ता वहाँ टीएमसी की है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी टीएमसी की है और भारतीय जनता पार्टी दंगा करेगी। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? हिंदू समुदाय को टारगेट बना के उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अपने यहाँ दंगा करा रही हैं और नाम किसके ऊपर डाल रहे हैं? बीजेपी के ऊपर। वहाँ जब सरकार टीएमसी की है, शासन व्यवस्था टीएमसी की है, तो वहाँ पर बीजेपी कैसे दंगे करवाएगी? ये सब ममता बनर्जी जी करवा रही हैं। हम लोग यही चाहते हैं, हम हिंदुओं को यही चाहना चाहिए कि वहाँ पर सीएम योगी जैसा वहाँ पर सीएम होना चाहिए। ताकि मुर्शिदाबाद की गलियों में हिंदुओं पर अटैक हुआ, पलायन को हिंदू मजबूर हुए, और जिस वक्त ममता को इन हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था, उस वक्त ममता इमामों से मुलाकात कर रही थी। जब दंगाइयों पर एक्शन की जरूरत थी तो बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी तारीफें बटोर रही थी। संविधान है तो कुवैत चले जाएं, अरब कंट्री चले जाएं, जो मुस्लिम देश है वहां चले जाएं। हिंदुस्तान उनका है, पाकिस्तान हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है। दो लाते पड़ेंगे तभी तो शायद अकल ठिकाने आएगी। बातों से तो कौन ही मान रहा है आज के समय? दंगाई नहीं मानते। देखिए, जब बाबा के सपोर्ट में है क्या? बाबा के सपोर्ट में, योगी के सपोर्ट में, बिल्कुल। बुलडोजर जब चलते थे तो अपराधियों की रूह कांपने लगती थी। ममता बनर्जी गलत है। बंगाल में योगी की डिमांड का सीधा मतलब ये कि बंगाल के लोगों को कानून का शासन चाहिए, बंगाल के लोगों को दंगाइयों पर एक्शन चाहिए, बंगाल के लोगों को सुरक्षित जिंदगी चाहिए। संख्यालघु मुसलमानों को तोषण कर रही है ना, तो उनके पास मुसलमानों को खुश करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक्चुअल क्या है ना, ममता दीदी का माथा भी खराब हो गया है, तो वो सोच रहा है मेरा मुंह से जो निकलेगा वही सब कोई एक्सेप्ट कर लेगा, मगर ये है नहीं। कोई भी यहाँ सेफ नहीं है। पोजीशन अपोजिशन वो तो बात की बात है, लेकिन कोई भी सेफ नहीं है। अपने बारे में बात कीजिए। आप हिंदू है, आप सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। घर वाले, आपकी बीबी बच्चे सेफ है? नहीं, कोई भी सेफ नहीं आपको है। लगता है कि जोगी जैसा एक मुख्यमंत्री आपको चाहिए? एक बार तो जरूर चाहिए। पूरे देश में मांग है कि बंगाल में हो रही हिंसा रुकनी चाहिए। पूरे देश में मांग है कि बंगाल में चल रहा तुष्टीकरण रुकना चाहिए और बंगाल को योगी मॉडल से सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची तो मुर्शिदाबाद पीड़ित के राज्यपाल से मिलने पर रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा, उस पर भी सीएम भड़क गई और उल्टा रिपोर्टर को डांटा। देखिए सर। दीदी, recent violence में जो families affected है। You don't ask me this question. I think so. I have told you. You can ask the question whatever BJP will tell you. जिसको घर तोड़ा है, जो भी इसमें शामिल है, मैं इन्वेस्टिगेशन का पहले इसको बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बीजेपी करते हैं उसको सेंट्रल मिनिस्टर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने सीट तैयार किया है, लेट देम फाइंड आउट। लेकिन उसको सबको घर हम बांग्ला का बाड़ी बना देंगे, और जिसको दुकान के कोई शॉप में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें भी हम उसको मदद करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर। आज की एक और सबसे बड़ी खबर की लगातार दूसरा दिन था जब वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा वक्फ बाई यूजर के लाभ को लेकर। इसके साथ ही सरकार के जवाब आने तक जो स्थिति है, यानी जो स्टेटस को है, उसको बनाए रखने का निर्देश दिया है। और ये भी साफ कहा कि वक्फ में फिलहाल कोई नियुक्ति भी नहीं हो।
वक्फ एक्ट को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समाज के लोगों का हल्ला बोल जारी है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और वक्फ कानून के मौजूदा स्वरूप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर सियासी और कानूनी जंग अपने निर्णायक मोड़ पर है। इस कानून को 73 अलग अलग याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिन पर लगातार दूसरे दिन आज तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थिति साफ करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाता है तो ये एक कड़ा फैसला होगा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम पूरी तरह से कानून पर रोक नहीं लगा रहे, पर हम ये चाहते हैं कि अभी की यथास्थिति में बदलाव ना हो। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वक्फ कानून को लेकर दाखिल सभी 73 याचिकाओं में एक्ट को या तो रद्द करने या उसकी सीमाएं तय करने की मांग की गई है। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कई आश्वासन भी दिए, जिसके मुताबिक फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी को फिलहाल डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है, यानी अब वक्फ बोर्ड कोई नया दावा नहीं ठोक सकेगा। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें सरकार अपने रुख को और क्लियर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन वक्फ एक्ट पर जारी कानूनी लड़ाई के बीच राजनीति भी गर्मा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ता एक राहत के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम लीडर्स का कहना यह है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहने वाली। कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं। बिल्कुल ये कोई है ही नहीं भाई। डीएम देखिए सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? डीएम कोर्ट से ऊपर हो गया, डीएम बोर्ड से ऊपर हो गया, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो तो हटना ही हटना है। वो 100% उस पर है कि वो हटेगा, और जो वक्फ बोर्ड था जैसे था वैसे ही रहेगा। बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है, जो हमारी मांग थी। क्योंकि मैं वक्फ से जुड़ा रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम कमजोर मजबूतियां, कमजोरियां, कहां से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूं। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए, कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। अगर इनको लगता था कि वक्फ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो कोई कमेटी बनाते जिसमें मुसलमान होते, मेंबर पार्लियामेंट होते, जो मॉनिटर करती। लगता है कि इनका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के पास जो प्रॉपर्टी है वक्फ की किसी तरह से मुसलमानों के हाथों से निकल जाए और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेवसाइल बनाया जाए। बताता हूं आपको कि नए वक्फ कानून के जिन प्रावधानों पर यह घमासान छिड़ा है, जिन पर यह द्वंद्व छिड़ा हुआ है, वो प्रावधान कौन से, जरा लाइन से देखिए। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति को लेकर के दिक्कत है। दूसरा, मुस्लिम सदस्यों में 2 महिलाएं होनी चाहिए, इस बात का भी संभवतः विरोध है। तीसरा, चेंज किया गया वक्फ बाय यूजर को लेकर। वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत को काफी हद तक खत्म कर दिया गया। इसी में बदलाव करते हुए जिला कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया और विवाद पर कलेक्टर स्वामित्व का फैसला करेंगे, ये बात तय की गई। वक्फ प्रॉपर्टी संपत्ति का पंजीकरण और पारदर्शिता जरूरी है। ये वो मुख्य बिंदु हैं जो कि इस कानून में लागू किए गए और इसके बाद ही विरोध शुरू हुआ। अब कानून और कार्रवाई की जंग आपस में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब सीधे जमीन पर उतरकर जवाब दिया और उदाहरण के तौर पर यूपी के कौशाम्बी में 93 बीघा जमीन को, जो सरकारी जमीन थी, उसको वक्फ के कब्जे से छुड़वाया गया। कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम भौचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है?
आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी का साफ मैसेज है कि वक्फ के नाम पर कब्जा गैंग की मनमानी नहीं चलेगी। सरकारी जमीन को कब्जाने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि अब एक एक इंच जमीन का हिसाब है। वक्फ कानून पर उबार, एक्शन में योगी सरकार। वक्फ बोर्ड को झटका, कौशांबी से हटा अवैध कब्जा। उत्तर प्रदेश के लगभग हर शहर में अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन। तो कौशांबी में 58 एकड़ जमीन को वक्फ के कब्जे से मुक्त करवाया गया। ये कौशांबी का सिराथू तहसील का कड़ा धाम। वक्फ बोर्ड से 93 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जांच में सामने आया कि ये जमीन पहले ग्राम समाज के नाम पर थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कब्जा नीति के तहत इसको हड़प लिया। इस जमीन पर मदरसा और कब्रिस्तान बना दिया और वक्फ की सील लगा दी। उसके क्रम में अराउंड 93 बीघा जमीन हमने कब्जा मुक्त करवाया। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इसमें सारे हमारे ग्राम समाज की खतौनी में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने में कब्रिस्तान है, कितने में मदरसा है, कितने में कौन से ऐसे लैंड दर्ज हुआ है, और उसको हम चेक कराएंगे। और हमारे रजिस्टर्स के सापेक्ष में हम चेक करवाएंगे गवर्नमेंट लैंड कौन सा है और इसकी प्रॉपर्टी में कौन से अंकित किया है। पूरा जांच हो रहा है, तहसील स्तर से भी हो रहा है, और उसके रिपोर्ट आने के बाद जो हमारे गवर्नमेंट लैंड रहेगा उसको गवर्नमेंट लैंड में फिर हम खतौनी में दर्ज करवाएंगे। लेकिन कौशांबी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हुई ये कार्रवाई एक और जिंदा सबूत है कि उत्तर प्रदेश में कब्जा गैंग के खिलाफ अभियान लगातार बढ़ता जा रहा है। योगी फोर्स का साफ संदेश है कि जिस भी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा होगा वो कब्जे से मुक्त होगी। एक आंकड़े के मुताबिक वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनें उत्तर प्रदेश में। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,19,451 जमीनें और शिया वक्फ बोर्ड की 5,269 संपत्तियां। और दावा ये कि इनमें से 90% से ज्यादा जमीनों पर कोई ना कोई विवाद है। उत्तर प्रदेश में मैसेज साफ है कि वक्फ का दावा करने वाली अवैध संपत्तियां जब्त होंगी। लेकिन सवाल ये कि पिछली सरकारों के दौरान जब वक्फ बोर्ड मनमानी करते हुए संपत्तियों पर कब्जा करता रहा, तब ये न्याय की आवाज क्यों नहीं उठाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक अहम खबर राजधानी दिल्ली से, जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज भी पेरेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां थी, नारों में आक्रोश था। दिल्ली में अब तक प्राइवेट स्कूल जो बेतहाशा फीस बढ़ाकर पेरेंट्स की जेब काट रहे थे, अब वो रडार पर, क्योंकि पेरेंट्स की लगातार आ रही शिकायतों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में है। और अपडेट ये कि दिल्ली की 600 स्कूलों पर बड़ा एक्शन हो सकता है। किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है अनॉर्मल फी हाइक करे। स्कूलों ने फीस बढ़ाई, पेरेंट्स ने छेड़ी लड़ाई। दिल्ली में फीस के नाम पर लूट बंद होगी। तो यहाँ पे स्कूल में फीस हाइक हुई है और जो टाइमिंग्स इन्होंने बढ़ा दी है उससे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। स्कूलों की मनमानी पर दुर्गा फोर्स का एक्शन। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। दिल्ली की सड़कों पर ये जो भीड़ उतरी है, ये उन बच्चों के पेरेंट्स हैं जिन पर फीस का बोझ और बढ़ा दिया गया है। ये प्रोटेस्ट है उन पेरेंट्स का जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से लूटते आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि स्कूल फीस बढ़ रही है, सवाल ये है कि क्यों हर साल बिना किसी नियम कायदे बेतहाशा फीस बढ़ा दी जाती है और बच्चों के माँ बाप से मनमानी फीस वसूली जाती है। हम लोग आई क्योंकि यहाँ पे स्कूल टाइमिंग फीस भी बहुत बढ़ा दिया, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रही है। इन्होंने फीस 25% हाइक करी है और आप जॉब की बात करोगे, ना मेरे हस्बैंड की जॉब है आज की डेट में और ना मेरी जॉब है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। यानी स्कूलों की मनमानी फीस, मनमर्जी वसूली, फर्जी खर्चों के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाका, अब ये सब नहीं चलने वाला। दिल्ली के 600 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है।
अनियमितताएं मिलने पर 11 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुछ स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में 20 डमी स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिन पर एक्शन की तैयारी है। यही नहीं, EWS छात्रों को सुविधा न देने पर भी कार्रवाई तय है। अभिभावकों के आक्रोश के बाद दिल्ली के जिलों में SDM के नेतृत्व में टीमें बनाई गई हैं। स्कूलों के खर्च, फीस स्ट्रक्चर, EWS को मिलने वाली सुविधाएं, सब कुछ स्क्रूटनी में है। लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर, किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। रेखा गुप्ता ने क्लियर कट कह दिया है कि मनमानी होगी तो अंजाम भुगतना होगा। दरअसल प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर लूट का ऐसा सिस्टम खड़ा हो चुका है जहां कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जब अभिभावक स्कूलों से सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है, आपको दिक्कत है तो बच्चा को निकाल लीजिए। स्कूल जहां कहता है वहीं पर साइन करता है। उस पेरेंट को नॉलेज नहीं होती है और इस नॉलेज नहीं होने का स्कूल वाले फायदा उठाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज होती है वो ये कहते हैं कि ये लोग टाइमली ऑडिट नहीं कर रहे, और स्कूल कहता है ये टाइमली मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहा, बट ये कोई नहीं देख रहा, दोनों के आपस में मिली भगत है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब अभिभावकों के प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली की दुर्गा फोर्स एक्शन में है और इस मनमाने सिस्टम को तोड़ने में जुटी है। जी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और आज उनके ऊपर एक्शन, कठोर एक्शन होगा। हम क्या 1677 स्कूलों के ऑडिट अब चल 100% स्कूल्स का ऑडिट होगा। बात फीस बढ़ोतरी से शुरू हुई है, लेकिन अब दिल्ली के स्कूलों में जो भी अनियमितताएं हैं उनको लेकर कई स्कूल सरकार की रडार पर हैं। रेखा, सरकार का मैसेज साफ है, मनमानी होगी तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान की, जिसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को लेकर कई बांग्लादेश बनने का डर सता है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब मौलानाओं की तरह बात कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जलसे में मौलानाओं की तरह तकरीरें दी और हिंदुओं के खिलाफ जहर दी। देखिए, पाक आर्मी चीफ का शेख चिल्ली वाला बयान, मुनीर को डर सताया, पाकिस्तान फिर बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में लंबे समय से बलूचिस्तान का प्रदर्शन जारी है। बलूच आर्मी ने पाक फौज की कमर तोड़ रखी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिफ मुनीर शेखी बघारने से बाज नहीं आ रहे। जिस बलोच आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है, उसे छोटा बताते हुए मुनीर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का यह बयान ऐसे समय पर आया जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान पर लगातार अटैकिंग मोड में है। बलूचिस्तान का मस्तांग और टेम्प पाकिस्तान के लिए कब्रगाह बन चुका है। 60 घंटे के अंदर बलोच लड़ाकों ने इन दोनों ही जगहों पर भीषण हमले किए। 14 अप्रैल को टेम्प में पाकिस्तानी सेना की बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया गया। इसमें सवार कम से कम 5 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। तो 15 अप्रैल को मस्तांग में सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग मारे गए। बलूचिस्तान में बलोचों का विद्रोह तेज हो चुका है। आजादी के लिए हजारों बलूच युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की इस लड़ाई में सब शरीक हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना है कि सिर्फ 1500 लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर जनरल असीम मुनीर के बयान की तुलना 1970 में तत्कालीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ याह्या खान के उस बयान से हो रही है, जिसमें याह्या खान ने यह दावा किया था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते। ये केवल एक अफवाह है। दरअसल 1970 में पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ याह्या खान ने जनता के आंदोलन को नकार दिया था, लेकिन 1 साल बाद ही पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने जंग लड़कर अलग बांग्लादेश बना दिया। और अब मुनीर के बयान की तुलना भी इसी वजह से हो रही है। तो क्या जनरल मुनीर को वही डर सता रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से बंटने वाला है? ये डर यूं ही नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की जंग लगातार जारी है। वहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तानी सेना के जवानों को चुन चुन कर मार रही है।
इसके अलावा सिंध प्रांत के लोग भी अपने लिए एक अलग देश चाहते हैं। पाकिस्तान से खुद का घर तो संभल नहीं रहा, मगर फिर भी वो जहर घोलने में पीछे कहां हटता है। पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है, लेकिन हैरानी है कि उसकी नफरती सोच अभी तक बदली नहीं है। अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ अपनी नफरत को जाहिर किया और कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं। आसिम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराया है। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।